ये कहानी एक ऐसे नौकर की है जिसका रिश्ता राजा की पत्नी के साथ जुड़ जाता है। जब राजा को इस बारे में पता चलता है तो वो अपनी जान बचाने के लिए पहचान छुपाकर एक चर्च में काम करने लगता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस चर्च की नन जो देखने में धार्मिक लगती हैं, असल में उनकी जिंदगी काफी मुश्किल और अजीब इच्छाओं से भरी हुई है। यहाँ आने के बाद नौकर के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं जो न सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि सभी ननों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल देती है। कहानी की शुरुआत में हम फर्नांडा नाम की एक सिस्टर को देखते हैं जो अपने गधे को पकड़कर जंगल के रास्ते चर्च की ओर जा रही होती है। चर्च में पहुंचने के बाद जेनेवरा नाम की दूसरी सिस्टर फर्नांडा से पूछती है, कल रात तुम कहाँ थी? फर्नांडा जवाब देती है, हमेशा की तरह कल रात भी मेरा गधा भाग गया था और उसे ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई। इस पर जेनेवरा कहती है, मैं तो हर रोज गेट अच्छे से लॉक करती हूँ, फिर ये हर रात कैसे भाग जाता है? दोनों इसी बात पर चर्चा कर रही होती हैं। तभी चर्च का मालिक लुरको आकर उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन दोनों उसे डांट कर वहाँ से भगा देती हैं। इसके बाद अगले सीन में सभी सिस्टर्स चर्च में जाकर सुबह की प्रार्थना करती हैं। प्रार्थना के बाद चर्च की सुपीरियर सिस्टर मारिया फर्नांडा से पूछती है, कल रात तुम कहाँ थी? इस पर फर्नांडा जवाब देती है, कल रात मेरा गधा फिर से भाग गया था और मैं उसे पकड़ने गई थी। ये सुनकर सिस्टर मारिया कुछ नहीं कहती। अब इस गधे के बार बार भागने का कारण कुछ और ही है जो हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ हम एलेसेंड्रा नाम की एक सिस्टर को देखते हैं जो अपने कमरे में बैठकर सिलाई कर रही होती है। वो उदास थी क्योंकि वो चर्च में नहीं रहना चाहती थी। वो बाहर जाकर अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना चाहती थी। दूसरी ओर हम सिस्टर एलेसेंड्रा को देखते हैं जो सिस्टर मारिया के साथ कुछ बातचीत कर रही होती है। तभी एक किताब में उसे एक तस्वीर दिखाई देती है जिसमें किसी अजीब विधि के बारे में लिखा होता है। ये देखकर वो थोड़ी हैरान हो जाती है और कुछ लाइन पढ़ने के बाद वो किताब वापस रख देती है। वहीं सिस्टर एलेसेंड्रा के पिता उससे मिलने आते हैं और दोनों बातचीत करने लगते हैं। उसके पापा कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहा हूँ, लेकिन परेशानी ये है कि जो भी अच्छा लड़का मिलता है वो बहुत ज्यादा दहेज मांगने लगता है। इस पर एलेसेंड्रा कहती है, अगर आप चर्च में दान देना थोड़ा कम कर दें तो शायद दहेज के पैसों का इंतजाम हो जाए। पर उसके पापा कहते हैं, ये करना सही नहीं होगा, तुम चिंता मत करो और अपने करियर पर ध्यान दो। शादी हो या ना हो पर तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जी सको, ये ज्यादा जरूरी है। ये सुनकर एलेसेंड्रा बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि वो शादी करके ही एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी जीना चाहती थी। अगले दिन हम तीनों सिस्टर को एक साथ देखते हैं जो अपने बुने हुए कपड़े को लेकर जा रही होती हैं। एलेसेंड्रा अपने पापा से हुई बातचीत दोनों सिस्टर्स को बताती है। ये सुनकर वे भी उदास हो जाती हैं। तभी वे वहाँ पर लुरको को देखती हैं जो कुछ काम करते हुए उन्हें अजीब नजरों से देख रहा होता है। ये देखकर वो तीनों उस पर गुस्सा हो जाती हैं और अपने अंदर की भड़ास निकालने के लिए वो अंदर जाकर लुरको का सामान फेंकने लगती हैं। इतना करने के बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं होता तो वो उसकी पिटाई कर देती हैं। दूसरी तरफ हम इस चर्च के फादर टोमासो को देखते हैं जो सिस्टर के बुने हुए कपड़े बाजार लेकर जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में लुरको उनसे मिलता है और कहता है, मुझे माफ कर दीजिए फादर, अब मैं इस चर्च में काम नहीं करना चाहता। इस पर फादर उसे समझाते हैं और आगे ऐसा कुछ ना होने का वादा करते हैं, लेकिन लुरको उनकी बात नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम चर्च से कुछ मील दूर एक घर में लॉर्ड ब्रूनो नाम के एक जमींदार को देखते हैं जो अपनी पत्नी फ्रांसिस्का के साथ खाना खाते हुए बातें कर रहा होता है। लेकिन फ्रांसिस्का का ध्यान उसके नौकर मसेटो की तरफ होता है। मसेटो भी अपनी मालकिन को देख रहा होता है। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके बीच कोई चक्कर है। फिर रात होते ही हम देखते हैं कि फ्रांसिस्का और मसेटो बिस्तर पर इंटीमेट हो चुके होते हैं। फ्रांसिस्का कहती है, मेरा पति मुझे खुश नहीं कर पाता, उसे बस अपनी शान शौकत की बातें करनी आती हैं। इसके बाद दोनों फिर से इंटीमेट होने के लिए तैयार होने लगते हैं। तभी कमरे में ब्रूनो के आने की आवाजें सुनकर मसेटो खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रूनो आकर उसे पीछे से देख लेता है और उसका पीछा करते हुए सभी नौकरों के कमरे में चला जाता है। मगर मसेटो पहले ही वहां पहुंचकर सोने का नाटक करने लगता है। इसके बाद ब्रूनो सभी नौकरों को चेक करने लगता है कि किसकी दिल की धड़कन तेज है। चेक करते हुए जब वो मसेटो के पास जाता है तो उसे शक हो जाता है कि यही वो नौकर है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाता। इसीलिए वो मसेटो के कुछ बाल काट लेता है ताकि सुबह होने पर उसे पता चल सके कि असल में वो नौकर कौन है। ब्रूनो के जाते ही मसेटो उठकर अपने सभी साथियों के बाल थोड़ा थोड़ा काट लेता है ताकि ब्रूनो उसे पहचान ना सके। सुबह होते ही ब्रूनो सभी नौकरों को लाइन में खड़ा कर देता है और एक एक करके सभी के बाल चेक करने लगता है, लेकिन सभी के बाल थोड़े थोड़े कटे हुए मिलते हैं जिससे वो ये तय नहीं कर पाता कि असली आदमी कौन है। इसके बावजूद भी वो समझ जाता है कि वो जो कोई भी है बहुत होशियार है।
गुस्से में वो सभी को धमकी देता है कि जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, अगर मैंने उसे पकड़ लिया तो उसका काम तमाम समझो। फिर सजा के तौर पर सभी के बाल पूरी तरह से कटवा कर छोटे छोटे करवा दिए जाते हैं। अगले दिन जब फ्रांसिस्का और ब्रूनो खाना खाने बैठते हैं तो ब्रूनो अपनी पत्नी को चेतावनी देते हुए कहता है, तुमने जो कुछ भी किया वो सही नहीं था। मैं जानता हूँ कि तुम भी इन सभी में शामिल हो। अगर वो नौकर एक बार मेरे हाथ लग गया तो मैं उसके साथ साथ तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। लेकिन फ्रांसिस्का ब्रूनो से बिल्कुल भी नहीं डरती और जवाब देती है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसी बीच ब्रूनो अपनी पत्नी और मसेटो को इशारा करते हुए देख लेता है और वो समझ जाता है कि वो नौकर कोई और नहीं बल्कि मसेटो ही है। इसके बाद हम मसेटो को काम करते हुए देखते हैं और वहाँ फ्रांसिस्का भी आ जाती है। वो मसेटो के पास आती है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है, लेकिन इस बार दूर से ब्रूनो उन्हें देख लेता है। गुस्से में आकर ब्रूनो अपने आदमियों से कहता है, मसेटो को पकड़कर मेरे पास लाओ। मसेटो ये देख लेता है कि ब्रूनो ने सब कुछ देख लिया है। अपनी जान बचाने के लिए वो वहाँ से भागने लगता है। ब्रूनो के आदमी भी उसका पीछा करने लग जाते हैं, लेकिन वे उसे पकड़ नहीं पाते। जंगल से होते हुए भागते भागते मसेटो काफी दूर निकल जाता है। जंगल में वो फादर टमेसो को देखता है। फादर बाजार जाने के रास्ते में थोड़ा वाइन पी लेते हैं और नशे की वजह से उनकी गाड़ी पलट जाती है, जिससे सारे कपड़े नदी में बह जाते हैं। मसेटो ये देखकर फादर की मदद करता है और सारे कपड़े वापस इकट्ठा कर देता है। इससे फादर बहुत खुश हो जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि मसेटो का कोई घर नहीं है तो वो उसे अपने साथ चर्च में ले आते हैं। फादर मसेटो को कुछ खाने को देते हैं और कहते हैं, तुम्हें चर्च में गूंगे बहरे बनकर रहना होगा, नहीं तो चर्च की सिस्टर्स तुम्हें परेशान करेंगी। अगले दिन सुबह फादर मसेटो को सिस्टर मारिया से मिलवाते हैं और कहते हैं, मैं एक आदमी को लेकर आया हूँ जो हर काम में माहिर है। ये गूंगा और बहरा है, इसीलिए मैं इसे यहाँ लेकर आया हूँ ताकि ये लुर्को की जगह काम कर सके। ये सुनकर सिस्टर मारिया भी मसेटो को काम पर रख लेती हैं। उसी दिन से मसेटो काम पर लग जाता है, लेकिन सिस्टर एलेसेंड्रा और फर्नांडा को ये नहीं पता होता कि मसेटो को काम पर रखा गया है। फर्नांडा उसे घुसपैठिया समझकर भागते हुए उसके पास आती है और कुल्हाड़ी दिखाकर उसे डराने लगती है। वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तभी सिस्टर एलेसेंड्रा सिस्टर मारिया को लेकर आती हैं। मारिया बताती है, ये हमारा नया माली है, इसका नाम मसेटो है और ये गूंगा और बहरा है। मारिया की बात सुनकर फर्नांडा मसेटो को छोड़ देती है। इसके बाद हम सिस्टर मारिया और एलेसेंड्रा को देखते हैं, जहां मारिया बताती है कि तुम सिस्टर्स ने जो कपड़े बुने थे उन्हें फादर से बाजार जाते समय लुटेरों ने जबरदस्ती छीन लिया। मुझे अफसोस है कि तुम लोगों की मेहनत बेकार चली गई। फिर मारिया आगे कहती हैं कि अब से कपड़े बुनने का काम बढ़ाने के लिए हम कुछ और लोगों को ले आएंगे ताकि कम समय में ज्यादा कपड़े बनाए जा सके। इसके बाद एलेसेंड्रा को वायोला नाम की एक बूढ़ी नन के साथ कपड़े बनाने का काम करते हुए दिखाया जाता है। इस दौरान उससे कपड़े बनाने की फ्रेम टूट जाती है। फ्रेम को ठीक करवाने के लिए वो मसेटो के पास जाने लगती है। तभी सिस्टर जेनेवरा एलेसेंड्रा को जाते हुए देख लेती है और छुपकर उस पर नजर रखने लगती है। एलेसेंड्रा मसेटो से कहती है, इस फ्रेम को ठीक कर दो। मसेटो फ्रेम ठीक करने लगता है, लेकिन इस बीच एलेसेंड्रा अपने दिल की भड़ास निकालने लगती है। वो कहती है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती और ना ही सिलाई का काम करना चाहती हूँ। मैं यहाँ से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी अच्छे से जीना चाहती हूँ। मसेटो ये सब सुनते हुए भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, क्योंकि वो सबके सामने गूंगा बहरा होने का नाटक कर रहा होता है। एलेसेंड्रा को भी ये बात पता होती है कि मसेटो कुछ सुन नहीं पाएगा और ना ही किसी से कुछ कह पाएगा, इसीलिए वो बेझिझक होकर अपनी बातें कहती रहती है। रात के समय में मसेटो के कमरे में फादर आते हैं और उससे पूछते हैं, आज का दिन कैसा गया। यहाँ की सिस्टर थोड़ी झगड़ालू हैं, जिससे काम करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मसेटो जवाब देता है, हाँ कुछ सिस्टर तो सच में झगड़ालू हैं, लेकिन मैं अपना काम संभाल लूंगा। फादर कहते हैं, चिंता मत करो, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, लेकिन कुछ भी हो मुझे बताते रहना और उनके सामने गूंगा बहरा बने रहना। दूसरी ओर फर्नांडा अपने कमरे में कुछ पढ़ रही होती है। तभी उसकी खिड़की पर कोई पत्थर फेंकता है। वो खिड़की खोलकर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बचपन की दोस्त मार्था उससे मिलने आई है। इसके बाद वो दोनों एलेसेंड्रा के कमरे में जाती हैं। तीनों मिलकर वाइन पीने लगती हैं। कुछ देर बाद सिस्टर एलेसेंड्रा भी वहां पर आ जाती है और फिर सभी मिलकर मजे करने लगते हैं। फिर ड्रिंक करते हुए वे रोमांटिक बातें करने लगती हैं। मार्था उन्हें लड़कों के बारे में कई बातें बताने लगती है और कहती है, एक खास जड़ी बूटी है जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करके लड़कों को आकर्षित किया जा सकता है। ये सब सुनकर बाकी तीनों भी खूब मजे लेती हैं। अगले दिन जब मसेटो काम कर रहा होता है तो एलेसेंड्रा वहां पहुंचती है। वो मसेटो से कहती है, मैंने तुम्हारे लिए ये रुमाल बनाया है। फिर वो रुमाल से मसेटो के पसीने पोंछने लगती है और उसके पास बैठकर उससे बातें करने लगती है। दरअसल पिछली रात मार्था की रोमांटिक बातें सुनने के बाद एलेसेंड्रा के मन में
रोमांटिक ख्याल आने लगते हैं। बातों ही बातों में वो अचानक मसेटो को किस कर लेती है। मसेटो भी इस मौके को बिना गवाए उसी समय एलेसेंड्रा के साथ इंटीमेट होने लगता है, लेकिन तभी चर्च की घंटी बजती है जिससे मसेटो घबरा जाता है। एलेसेंड्रा भी जल्दी से खुद को संभालती है और चर्च में प्रार्थना करने चली जाती है। प्रार्थना के दौरान फर्नांडा एलेसेंड्रा के स्कार्फ और नाखूनों में मिट्टी लगी हुई देखती है। अगले सीन में जेनेवरा और फर्नांडा कपड़े धो रही होती हैं। तभी वहां एलेसेंड्रा आती है जो बहुत खुश नजर आ रही थी। वो उनसे कहती है कल रात बहुत मजा आया। फर्नांडा पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए। इस पर एलेसेंड्रा जवाब देती है मैं उस नए माली के साथ कामों में हाथ बटा रही थी जिससे कपड़े गंदे हो गए। ये सुनकर जेनेवरा और फर्नांडा को यकीन नहीं होता क्योंकि एलेसेंड्रा कभी कोई काम नहीं करती थी। लेकिन फर्नांडा जो काफी चालाक थी समझ चुकी थी कि एलेसेंड्रा को छिपा रही है। इसके बाद हम फर्नांडा और मार्था को जंगल में देखते हैं। वो उस जड़ी बूटी को खोज रही थी जिसका जिक्र मार्था ने पहले किया था। कुछ देर की खोजबीन के बाद वो जड़ी बूटी उन्हें मिल जाती है। फिर वे उसे उबालकर एक खास लिक्विड तैयार करती हैं। जिसके बाद मार्था फर्नांडा की आंखों में उस लिक्विड की 2 बूंद डालती है और फिर उसकी उंगली में हल्का सा कट लगाकर थोड़ा खून लेकर उसके गालों पर लगाती है। ये सब जेनेवरा छिपकर देख रही होती है। इसके बाद फर्नांडा और मार्था मसेटो के कमरे में जाती हैं। फर्नांडा उसे चाकू दिखाकर डराती है। फिर दोनों मिलकर मसेटो को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करने लगती हैं। मसेटो को ये सब काफी अजीब लगता है कि वे उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हैं, लेकिन धीरे धीरे वो भी अपना कंट्रोल खो देता है। जिसके बाद तीनों मिलकर इस तूफान और भूकंप का भरपूर मजा लेते हैं। फिर जब सब खत्म हो जाता है तो मार्था और फर्नांडा वहाँ से बाहर आ जाती हैं। तभी उन्हें बाहर जेनेवरा मिल जाती है जो उनसे पूछती है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो। इस पर वो उसकी बातों का खास जवाब नहीं देती और बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन जेनेवरा को समझ आ जाता है कि वो उससे कुछ तो छिपा रही हैं। अगली सुबह हेड फादर बिशप चर्च का दौरा करने आते हैं। फादर टोमासो और सिस्टर मारिया उनका स्वागत करते हैं। दूसरी तरफ मसेटो एलेसेंड्रा के कमरे में जाता है और दोनों एक बार फिर से इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन इसी बीच सिस्टर वायोला अचानक कमरे में आ जाती हैं। पहले तो मसेटो और एलेसेंड्रा उसे नोटिस नहीं कर पाते, लेकिन अचानक मसेटो उन्हें देखकर बोल पड़ता है। ये सुनकर एलेसेंड्रा चौंक जाती है। वायोला के आ जाने से दोनों घबरा जाते हैं। एलेसेंड्रा तुरंत खुद को संभालती है और वायोला की मदद करने का नाटक करने लगती है, जबकि मसेटो जल्दी से बिस्तर के नीचे छिप जाता है। उनकी किस्मत काफी अच्छी थी क्योंकि सिस्टर वायोला सुन नहीं सकती थी, इसीलिए वो उनकी हरकतें समझ नहीं पाती। बाद में मसेटो बिना कोई आवाज किए खिड़की से बाहर निकल जाता है। अगले दिन जेनेवरा मसेटो को आराम करते हुए देखती है और उसे आकर्षित करने के लिए जड़ी बूटी बनाने लगती है, लेकिन वो इसे अपनी आंखों में डालने के बजाय पी लेती है। फिर वो अपने हाथों से खून निकालकर अपने गालों पर लगा लेती है। इस दौरान एलेसेंड्रा मसेटो के कमरे में आती है और उसे पूछती है कि उसने झूठ क्यों बोला कि वो गूंगा है। इतने में जेनेवरा के आने की आवाज सुनकर एलेसेंड्रा एक कोने में छिप जाती है और मसेटो सोने का नाटक करने लगता है। जेनेवरा जो जड़ी बूटी के नशे में थी मसेटो के पास आकर उससे चिपकने लगती है और अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। लेकिन फर्नांडा के आने की आवाज सुनकर वो छिप जाती है जहाँ पहले से ही एलेसेंड्रा छिपी हुई थी। एक दूसरे को देखकर वो दोनों चौंक जाती हैं। फिर फर्नांडा कमरे में आती है और चाकू से डराकर मसेटो के हाथ बांध देती है और उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है। फिर वो उसे डरा धमकाकर जंगल की तरफ ले जाने लगते हैं, जबकि एलेसेंड्रा और जेनेवरा छिपकर उनका पीछा करने लगते हैं। फिर जब वो जंगल के बीच पहुंचते हैं तब तक रात हो चुकी थी। वो देखते हैं कि जंगल के बीचों बीच आग जल रही है और वहाँ कई सारी लड़कियां बिना कपड़ों के नाच रही होती हैं। पास में मसेटो को भी बांध कर रखा हुआ था। एलेसेंड्रा कहती है ये लोग क्या कर रहे हैं। जेनेवरा कहती है मैंने इस तरह की विधि के बारे में पढ़ा था जिसमें इंसानों की बलि देकर कुछ लड़कियां चुड़ैलों की शक्तियां हासिल करती हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि फर्नांडा रोज गधे के बहाने जंगल में ये सब करने आती थी और अब मार्था भी इसमें शामिल हो चुकी है। मार्था और फर्नांडा मसेटो की बलि देने ही वाली होती हैं कि तभी मसेटो डर के मारे बोल पड़ता है मुझे छोड़ दो। ये सुनकर उन्हें भी समझ आ जाता है कि मसेटो गूंगा बहरा नहीं है। वही नशे की हालत में जेनेवरा भी कपड़े उतारकर उन लड़कियों के साथ नाचना शुरू कर देती है। ये देखकर सभी लड़कियां भागने लगती हैं। मार्था जाकर जेनेवरा से झगड़ने लगती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। इसी बीच फर्नांडा मसेटो की बलि देने वाली होती है। तभी एलेसेंड्रा वहां पहुंचकर फर्नांडा से चाकू छीन लेती है और मसेटो को बचा लेती है। वहीं जेनेवरा और मार्था के हाथापाई में जेनेवरा मार्था को डंडे से पीटकर बेहोश कर देती है। फिर उसके कपड़े पहनकर वो गधे को लेकर चर्च की तरफ भागने लगती है। चर्च पहुंचकर वो चिल्लाने लगती है कि फर्नांडा एक चुड़ैल है। ये सब सुनकर फादर बिशप बाहर आते हैं। जेनेवरा उन्हें बताती है कि फर्नांडा एक चुड़ैल है। इतने में फर्नांडा, एलेसेंड्रा और मसेटो भी वहां पहुंच जाते हैं।
एलेसेंड्रा फादर से कहती है कि ये झूठ बोल रही है, आज इसने एक जड़ी बूटी ली है जिससे ये नशे की हालत में बकवास कर रही है। इस पर जेनेवरा कहती है नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, ये सभी एक साथ मिले हुए हैं और ये दोनों इस माली के साथ इंटीमेट भी हो चुके हैं। ये सुनकर फादर बिशप मारिया को बाहर बुलाते हैं और ये पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तभी फादर टोमासो भी मारिया के कमरे से बाहर आते हैं, जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। फादर बिशप भी समझ जाते हैं कि चर्च में अब तक क्या चल रहा था। इसके बाद अगले दिन फादर बिशप एक एक करके सभी को सजा सुनाते हैं और भगवान से माफी मांगने के लिए कहते हैं। फादर टोमासो को सबसे बड़ी सजा मिलती है क्योंकि उन्होंने फादर होने का गलत फायदा उठाया था। उन्हें सजा के तौर पर एक ऐसे आश्रम में भेज दिया जाता है जहां सिर्फ मर्द रहते हैं। मसेटो को फिर से लॉर्ड ब्रूनो के हवाले कर दिया जाता है, जहाँ लॉर्ड के सिपाही उसे बंदी बना लेते हैं। इसके बाद हम तीनों सिस्टर्स को देखते हैं जो एक दूसरे से माफी मांगती हैं। सिस्टर जेनेवरा भी फर्नांडा से कहती है मुझे माफ कर देना। फिर तीनों मसेटो के बारे में सोचने लगती हैं कि शायद लॉर्ड ब्रूनो उसे मार डालेगा, इसीलिए वो उसे बचाने का एक प्लान बनाती हैं। उधर लॉर्ड ब्रूनो ने मसेटो को जेल में बंद कर दिया था। वो वहां आकर कहता है मैंने अपनी वाइफ को कुत्तों और जंगली जानवरों के साथ बांध दिया है ताकि उसे एक दर्दनाक मौत मिल सके, और अब तुम्हारी बारी है। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं बल्कि जिंदा रख के उससे भी ज्यादा टॉर्चर करूंगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद मसेटो उन सिपाहियों से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसे आजाद कर दे, लेकिन वो सिपाही उसे मना कर देते हैं, उल्टा उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद एक कछुए पर जलती हुई मोमबत्ती देखकर सिपाही उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। असल में उस कछुए को सिस्टर्स ने छोड़ा था और उनके जाते ही तीनों सिस्टर आकर मसेटो को बाहर निकाल लेती हैं और उसकी जगह एक पुतला रखकर मसेटो को सिस्टर्स के कपड़े पहना देती हैं। इसके बाद वो उसे लेकर जंगल की तरफ भागने लगती हैं। दूसरी तरफ हम मारिया को देखते हैं जो गधे को साथ लेकर टोमासो से मिलने आती है। दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनके बीच प्यार हो गया था और वे एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे थे। इतने में कुछ आवाजें सुनकर वो दोनों छिप जाते हैं। तभी फर्नांडा अपने गधे को वहां देखती है और हैरान होकर पूछती है कि ये गधा यहाँ कैसे आया, लेकिन जेनेवरा उसे वहां से ले जाती है। फिर उनके जाने के बाद मारिया और टोमासो बाहर आते हैं और अब वे समझ चुके थे कि उन तीनों सिस्टर्स ने टोमासो को छुड़वा लिया है। उनकी शरारत देखकर वो दोनों मुस्कुराने लगते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।